योगी जैसे आदमी जो आके इसमें घुसते हैं वो करता है थोड़ा। इधर लोगों को कहता था अगर बीजेपी आई, कांग्रेस आई, ये आपको टिक्का करवाएंगे। खुद जाके मंदिर में भजन बजाता था। जब फिर लोगों ने समझा, जब उनके साथ ये कोलेक्शन करता है, गवर्नमेंट बनाता है, चीफ मिनिस्टर बनता है, उसके मिनिस्टर बनाता है, तो वो आज हमें टिक्के क्यों नहीं करवाते। हम इस वक्त जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं और जिस जगह पर मौजूद हैं ये ज़िला कहलाता है बारामूला और ये बुनियाद तहसील है बारामूला ज़िले की, जो कि उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। उड़ी के बारे में तो आप सब जानते होंगे, उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आपने फिल्म भी देखी होगी और बहुत फेमस जगह है उड़ी। हम उस वक्त यहीं पर मौजूद हैं और जब आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे तो चारों तरफ जो कश्मीर की वादियाँ हैं वो नज़र आती है। कश्मीर में बेसिकली जो दो हिस्से हैं, नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर। कहा जाता है कि नॉर्थ कश्मीर वो इलाका है जहां एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा दिखता है या अब तक दिखता रहा है, और जो साउथ कश्मीर है वहां पर महबूबा मुफ्ती का दबदबा दिखता था। लेकिन इस चुनाव में क्या सिचुएशन है हम ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 10 साल बाद यहाँ वोट डाले जाएंगे असेंबली इलेक्शन के लिए, तो हम यहाँ के लोगों से समझने की कोशिश करेंगे। और एक बात और, जब हम लोगों से बातचीत करेंगे तो इस बातचीत को आप किसी पार्टी के नज़रिए से मत देखिएगा, नहीं सोचिएगा, बल्कि कश्मीर की क्या विचारधारा है, कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं और ख़ास तौर पर आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या कश्मीर के लोगों को मिला है, हम यही समझने की कोशिश करेंगे एक एक आदमी से। यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद सादक। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तिकान में रहता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि ये नॉर्थ कश्मीर का एरिया है जी। अभी इस इलाके में कभी एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा था। हमने देखा थोड़ी दूर आगे जब बुनियार गांव में पहुंचे थे, वहां पर तो ना एटीएम है, ना बैंक है, हॉस्पिटल है वो भी खुलता नहीं है, और स्टाफ भी वहाँ बहुत कम है। स्टाफ भी है नहीं, ना होने के बराबर है। तो ये 35 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया फिर? ये तो सामने दिखाई दे रहा है। फिर आपने खुद ही जजमेंट लगाई है, आपने खुद ही देखा है, आपने सर्वे किया है कि अस्पताल अगर है तो वहाँ स्टाफ नहीं है, एटीएम नहीं है, बैंक नहीं है। हमें तो 8-8 किलोमीटर चल के आना पड़ता है बोनियार में। तो ये जो डेवलपमेंट है वो तो दूर से दिखाई देती है। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितने टाइम से हम वहाँ डिमांड कर रहे थे कि भाई हमें यहाँ पर एटीएम चाहिए, बैंक चाहिए, अस्पताल। सामने से तो वो जगह है जहाँ से सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, फिर भी वहाँ पर इतना पिछड़ापन है। यही तो बात है। ये तो सब दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो आपने खुद ही देखी है। अच्छा, 370 के बाद कैसे हालात है यहाँ पर? ठीक है, हम बहुत खुश हैं। 370 के बाद अच्छे हालात हैं यहाँ पर। 2 रोज़ का पथराव जो उससे तंग आए थे हम, तो आज बड़े चैन से हम सुकून से जीते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल सब ठीक ठाक चल रहा है। ट्रैफिक वाले जो है, ट्रैफिक बंद होता था, दुकानदार को बेचारे को दुकान चलानी है तो उसको कारोबार मुतासर हुआ था। ट्रांसपोर्टर बेचारे परेशान थे, उनके बच्चे भूखे मार रहे थे। आज तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, सब बहुत खुश हैं हम। लेकिन एनसी और कांग्रेस तो कह रही है कि आए सत्ता में तो हम फिर से लेके आएंगे 370। ये कहने वाली बातें हैं। ये तो कह रहे वो जो इलेक्शन में जो ऐसे वो ढोल पीटे जा रहे हैं ना, फिर अमली तौर उसमें कोई असर नहीं दिखाई देता है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़। ये एनसी और कांग्रेस कह रही है कि 370 ले आएगी अगर सत्ता में आई, तो क्या ये फैसला सही रहेगा 370 आना, या 370 का हटाने वाला फैसला सही था? हटाने वाला मेरे ख्याल में सही था। कैसे? ये इन लोगों तक था, ये हम तक नहीं था। इसको फ़ायदा इनको ही था, इसका फ़ायदा इनको ही था। इनकी दुकान चल रही थी, इनके कारोबार चल रहे थे। एक ज़मींदार को, एक मजदूर पेशे वाले इंसान को कोई फ़ायदा नहीं था। इनकी अपना फ़ायदा था, हमारा कोई फ़ायदा नहीं था। हमें ठीक लगता है इस तरह हमारे बच्चे बच गए, कोई पथराव नहीं होता है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है, हमारे लिए बहुत ठीक है। इनके लिए अगर कोई फ़ायदा है तो ये ले लें जाके। पहले क्या होता था? 370 से पहले की क्या स्थिति थी? पहले की ये देते थे उंगली लोगों को, उठो भाई ये नारे मारो, ये मारो, वो मारो, फिर उसमें बच्चे मर जाते थे, उसमें तो नुकसान होता था। जब से ये गया तो तब से शांति है, तब से सब शांति है। तो तब से कोई ऐसा के इलाके में पत्थरबाजी होती थी क्या? इधर अगर नहीं हुई तो आगे होती थी, हमारे सिटी में होती थी। शहरी से लेके आगे से नॉर्थ कश्मीर का सबसे पहला एक हिस्सा पड़ता है शहरी। ये उड़ी हमारा जो है, ये पुराना पिछड़ा हुआ अलग कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये हिंदुस्तान की वफादार हमेशा रही है। जब पहले बार यहाँ गवर्नर राज हुआ, मिलिट्री के फ्योली बहत, उस वक्त हमारे यहाँ जगमोहन साहब गवर्नर आए। उस वक्त क्या हुआ कि उसके बाद जब 1996 में पहला इलेक्शन फिर नया हुआ, उस वक्त उड़ी वाले लोगों ने कांग्रेस की रैली कमांड पोस्ट से निकली, काजीकुंड तक शुरू हुई अमन यात्रा।
अमन यात्रा, उसमें लीड कर रहे थे गुलाम रसूल कार सोपोर के थे, कांग्रेस के लीडर थे। फिर वही पार्लियामेंट मेंबर यहाँ से जीत के भी गए कांग्रेस की टिकट पे। तो शेरी से उसके बाद जब ये दफ़ा 317 चला गया या इससे पहले मसला क्या होता था, शेरी से पत्थर मारना शुरू हो जाता था। उड़ी वाले लोग हमेशा मुतासर हो जाते थे। उड़ी वाले लोगों के कभी किसी ने सौदा वौदा लिया होता था, हमारा डिस्ट्रिक्ट था बारामूला, वहाँ हम डिस्ट्रिक्ट में जाते थे, वहीं हमारा मार्केट भी था, वो हमारी राजधानी थी उड़ी की। कोई हमारी औरत बच्चा रात को ये महफूज समझता था कि मैं रात को वापस आऊँगा। वो देन किसकी थी? वो नेशा कापस की देन थी। इनके खोखले नारों की वजह से, इनके झूठे प्रोग्रामों की वजह से ये कश्मीर भड़क उठी थी, क्योंकि कश्मीरियों को भड़काने वाले भी यही थे, तंग करने वाले भी यही थे। और बच्चों का इनने ख़ानदानी राज चलाए, उड़ी ने भी इनने ख़ानदानी राज चलाया। जो भी इनका कोई अपना घर का था उसको मुलाज़म लगाते थे, दूसरे आदमी को मुलाज़म नहीं लगाते थे। लोगों ने ये समझा कि इन लोगों ने हमारे साथ हमेशा नाइंसाफ़ी की है। जिस तरह सलाउद्दीन ने समझा, जिस तरह यासीन मलिक साहब हमारे इस वक्त कैद है, उनको भी इन्होंने इलेक्शन में उतारा, इनको हराया, झूठा हराया। वो जीत रहे थे तब बाकी लोग उस जमात के थे, बहुत सारे लोग हारे। ये 1987 में भी हुआ। ये 1987 में ये पलटा। अगर कारण मिलिट्री से आई तो नेशा कापस की देर, पत्थर चला तो नेशा कापस की देर, कोई जंग यहाँ हुआ तो कोई अच्छा बुरा लोगों के साथ हुआ तो नेशा कापस की देर। जब यहाँ तो कांग्रेस और बीजेपी भी सत्ता में रही, पीडीपी के साथ पिछली बार आखिरी सरकार तो बीजेपी और पीडीपी ही मिलकर चला रही थी, उससे पहले कांग्रेस ने भी शासन किया, तो इन दोनों का शासन कैसा रहा? किनका? कांग्रेस का और नेशा कापस का? कांग्रेस और बीजेपी का। बीजेपी नहीं तो कभी पीडीपी के साथ तो थी ना? पीडीपी के साथ थी, हाँ पीडीपी के साथ थी। वो चले 2.5 साल, उनको टाइम थोड़ा कम मिला। वो अगर वो चलते मेरे ख्याल में वो आगे ठीक भी कर पाते, लेकिन 2.5 साल जब उनने आपस में नाता तोड़ दिया, कलेक्शन तोड़ दी, उस टाइम पे महबूबा जी भी अच्छे काम करने जा रही थी, लेकिन कुछ सियासी गलतफहमी होने की वजह से उनकी जो कलेक्शन टूटी। तो कलेक्शन टूटने में सबसे पहले एक बार यहाँ एक नारा चला 2016 में, उस वक्त उमर साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, कि शराइन बोर्ड को ज़मीन दे दी आज़ाद साहब ने। तब आज़ाद साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, इसके किसके? गुलाम नबी आज़ाद, कांग्रेस के। तो उसके उस भड़क की वजह से, यानी कि वो बात गलत थी, उस भड़क की वजह से पीडीपी वजूद में आ गई नॉर्थ कश्मीर में। उस भड़क की वजह से पीडीपी वजूद में आ गई। अब पीडीपी ने कलेक्शन की बीजेपी के साथ, ये उसको इल्ज़ाम लगा रहे थे कि इसने कश्मीर का सौदा इसने बीजेपी के साथ कर दिया, लेकिन वैसी बात नहीं थी। पीडीपी ने कोई गलत भी नहीं किया था। उसको आधे रास्ते में सियासी मसला क्या हुआ वो उन लोगों को, लीडरों को पता होगा क्यों नाता टूटा। फारूक साहब के बारे में आप एक बात बता रहे थे, टीके वाली बात, क्या ऐसा नारा लगता था इधर में? ये मुझे पूरा याद है, मैंने 1983 में पहला वोट डाला। मेरी एज है 51 साल। मैंने सब 5-10 इलेक्शन यहाँ हुए, मैंने उनमें पार्टिसिपेट किया है। फारूक अब्दुल्ला साहब जब यहाँ दिल्ली जाता था, दिल्ली एक बयान देता था, दिल्ली से पार यहाँ बालाल की एक टनल हमारी होती थी, आज तो बहुत सारी टनलें बनी, एक टनल होती थी। इधर आके कश्मीर में दूसरा बयान देता था। ये बोलता था कि मैं दिल्ली वालों को अलग से आपके नाम बोलता हूँ, कश्मीर में अलग बयान देता था। ये कहता था कि कांग्रेस आई, बीजेपी आई, ये गंदी नाली के कीड़े हैं। फिर इधर आके उनके साथ कलेक्शन करता था, गवर्नमेंट बनाता था, तो लोगों ने इसको समझ लिया नहीं ये झूठ कहता है। इधर लोगों को कहता था अगर बीजेपी आई, कांग्रेस आई, ये आपको टिक्का करवाएंगे। खुद जाके मंदिर में भजन में जाता था। मुसलमानों को कहता था कि वहाँ भी जलसे होते थे, उनको कहता था कि अगर यहाँ बीजेपी आ गई, कांग्रेस आ गई, आपको टिक्का करवाएंगे। जब फिर लोगों ने समझा, जब उनके साथ ये कोलेक्शन करता है, गवर्नमेंट बनाता है, चीफ मिनिस्टर बनता है, उसके मिनिस्टर बनाता है, तो वो आज हमें टिक्के क्यों नहीं करवाते? यही बात आज भी लोगों ने समझ ली। बीजेपी वाला हमें कोई टिक्का कराने के लिए नहीं बोलता है, हमें नमाज पढ़ने से कोई इनकार नहीं करता है। वो आज भी लोगों ने देख लिया, तभी लोगों ने आज चेंज करना इनको शुरू कर दिया। लोग आज चेंज पे उतरे हैं, इंशाअल्लाह इनकी गवर्नमेंट ने आने देगी। दूसरी बात, परसों हमारे बीजेपी ने यहाँ पहाड़ी रिजर्वेशन एक की, एसटी की बिल हमारी मंजूर की, 1972 से लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस से उसकी मुखालफत की। अभी भी कह रहे हैं कि हटा देंगे गुर्जर समाज। फर्स्ट में उन्होंने रखा है गुर्जर समाज को, दरअसल जो गुर्जर समाज को जम्मू कश्मीर में एससी का दर्जा मिला है, एसटी का दर्जा मिला। गुजरों को ऑलरेडी एसटी था, आप पहाड़ियों को दिया गया था, रिजर्वेशन हुई थी कि हम पहाड़ियों को भी दे दी थी उनने बिल रिजर्वेशन, हम एसटी की सबके निकाल रहे हैं। लेकिन आज जो इन्हें मैनिफेस्टो बनाया
फारूक अब्दुल्ला साहब। हाँ, मैनिफेस्टो में इनने ये लिखा कि अगर हम इक़्तिदार में आए, हम इनको पहाड़ियों को ये रिजर्वेशन ख़त्म करवाएंगे, हम आगे जाके लड़ेंगे, गुजरों की एसटी भी ख़त्म करवाएंगे और पहाड़ियों को भी करवाएंगे, क्योंकि ये अब इनको पूरा पता लग गया पहाड़ी हमें वोट देने वाला नहीं है, गुजर हमें वोट देने वाला नहीं है। अब हमारे जाकर कोई है तो कोई आधा कश्मीरी हमें वोट डालेगा, लेकिन यहाँ ज़्यादा 70% मेजॉरिटी है पहाड़ियों की, उड़ी जो कर एक बात बताइए, हमने ये भी सुना ये नेशनल कॉन्फ्रेंस 35 साल करीब यहाँ पे शासन में रही, ये इतना लंबा शासन का राज क्या था, इसके पीछे की वजह क्या थी? बस आज था ये हिंदुस्तान। उधर दिल्ली में एक प्रोग्राम बोलते थे, दिल्ली में हिंदुस्तान गवर्नमेंट को कहते थे कि कश्मीर मर रही है, कश्मीर के बच्चे मर रहे भूखे हैं, तो उनके लिए उधर से पैसा लाते थे, खाने वाले खुद थे मिलजुल के, कभी किसी से ये समर्थन कर लेते थे गवर्नमेंट बनाने में, तो अपने रिश्तेदारों को पालना पोसना जैसे शुरू कर दिया था। अपने इनके इतने भी बेरोजगार इनके ऐसे बूढ़े हैं, अभी बेटा जवान है, बेटा अभी रिटायर हो चुका है, बाप नौकरी कर रहा है, उसका बाप नौकरी कर रहा है, वो नौकरी में इस वक्त है, बेटा उसका रिटायर हो चुका है। इन्हें ऐसे भी लोग लगाए थे अपने खानदान की। अब जब इनको लोगों ने समझा, लोगों के नाम पे लोग पैसा वहाँ से लाते थे। ये जो यूटी के ये कानून आए, जो हमारी यूटी बनी, इसमें अदरवाइज आप नेट के ज़रिए ऑनलाइन सिस्टम खुला, ये लोगों को सारा मालूम हो गया इनका क्या आप बता रहे थे कि जब बैलेट से चुनाव होते थे तब क्या होता था? चोरी होती थी, ये चोरी करवाते थे। कैसे? ये चोरी करवाते थे, ये उनका क्या तरीका था, दबदबाव इनका था, मशीनरी इनकी थी। आज भी हम कहते हैं, आज भी इनका हमें एक खतरा है। जो भी जितने भी मुलाजिम, हम मोदी जी से एक अर्ज करना चाहते हैं, आज अपने वज़ीर आज़म हिंद से एक अर्ज करना चाहते हैं, डायरेक्टर वज़ीर आज़म हिंद से हम एक अर्ज करना चाहते हैं, आज भी ये जो लोग हैं, ये 40 साल सत्ता में रहे हैं, ये बहुत बड़े बदमाश हैं। इनने जितने भी यहाँ मुलाजम अपने मशीनरी बना के रखी है, ये इनके टाइम के लगे हुए लोग हैं। ये इनको अंदरूनी बैरूनी सपोर्ट इनको करते हैं। ये कभी भी किसी दूसरी जमात को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये इनके अपने सपोर्टर है। ये दफ्तर में अगर हमारा किसी भी पार्टी का कोई बंदा जाता है, उसको ये शूद की नज़र से देखते हैं। ये इनके अपने लोग फैलाव है, तहसील में इनके हैं, डिस्ट्रिक्ट में इनके लोग हैं, स्टेट में इनके लोग हैं। इनने अपना एक कैटर बना के रखा था, जो किसी दूसरे गरीब आदमी का काम नहीं करने देते थे। राहुल गांधी आप लोगों को कैसे लगते हैं, और राहुल गांधी नरेंद्र मोदी में कौन ठीक लगता है? हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी एक युवा लीडर है, उनकी सोच भी बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक हमें ये अंदाज़ा लगा कि दफ़ा 370 या कश्मीर को बर्बाद करने में सबसे पहला हाथ कांग्रेस का था, क्योंकि अगर हिंदुस्तान ने हमारा सही साथ दिया होता, वो परमानेंट हुआ होता वो दफ़ा 370, उनके पास वो मेजॉरिटी भी होती थी, वो इसको परमानेंट भी कर लेते। ये आर्जी तौर मादा अकार्ड हुआ था, इंदिरा और अब्दुल्ला का अकार्ड हुआ था आर्जी तौर, तो उसी में ये खोखला करके इन्हें रखा था। सिर्फ वोट बैंक बनाना था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर वोट यहाँ लूटती थी, वोट मांगती थी लोगों को। भाई अगर यहाँ कांग्रेस आ गई, बीजेपी आ गई, आपको टिक्का करवाएंगे, आप इसको हम भारत से दरखास्त नहीं करने दे देंगे, आप वोट हमें दे दो, हम आपकी रहनुमाई करते हैं। लोग उस वक्त बेरोजगार थे, अनपढ़। तो भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी आए थे इधर। हाँ आए थे, लेकिन उनके मुद्दे को भी लोगों ने समझा। जम्मू से तो अक्सर आज उनको भी सपोर्ट मिलेगी। अच्छा, आप लोग योगी आदित्यनाथ के बारे में जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या जानते हैं? उसके तो जो उसके लश्कर है ना, वही तो बीजेपी को यहाँ से थोड़ा कमी हो रही है ना उसके लक्षण से। बाकी वो भी लीडर अपने यूपी में कैसे थे, क्या थे, हमें उसके साथ लेना देना नहीं था, लेकिन जब वो मुसलमानों के खिलाफ कभी कभी बोलते हैं तो वो असर यहाँ बीजेपी को पड़ रहा है। बाकी बीजेपी जो काम करने में है वो सफल है। मतलब योगी आदित्यनाथ की पॉलिसी की वजह से बीजेपी जम्मू कश्मीर में हार रही है उसी की वजह से, उसी की वजह से। बाकी और यहाँ बीजेपी के साथ कोई नाराज नहीं है। आप क्या योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या जानते हैं? उसका थोड़ा तरीका थोड़ा गलत है, मुसलमानों के खिलाफ है वो थोड़ा। मुसलमान बाकी बीजेपी के साथ कोई इस तरह कोई मसला नहीं है। अगर मोदी जी की बात करें हम, तो प्राइम मिनिस्टर एक नंबर का है हमारा, इंडिया का सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर तो ठीक है, मगर जो वो योगी जैसे आदमी जो आके इसमें घुसते हैं, वो करता है थोड़ा डिफरेंट, वो अलग कर देते हैं हिंदू मुस्लिम, ये सिख ईसाई वगैरह कर देते हैं। जैसे मुझे बताइए, योगी तो यूपी के हैं, उनका जम्मू कश्मीर से तो कोई लेना देना नहीं है, इस इलेक्शन पे योगी का कोई असर देखना है? आता है, हो जाता है, क्योंकि बीजेपी के तो एक बहुत बड़े बाजू हैं वो, तो उसका कोई बयान आता है तो उसका असर तो पड़ेगा।
बीजेपी को, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ परसों हमारे ये जो आज कंटेस्ट कर रहे हैं ताहिब इजी साहब के मुकाबले में नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट है, ये फार्मर मिनिस्टर होता था हमारा शफी साहब, उसका बेटा सजाद शफी। उसने परसों छूला में कहा हमने जो मैनिफेस्टो बनाया है पहाड़ियों की एसटी को हम छीनेंगे, हमारा अगर हम इक़्तिदार में आए तो उनकी पहाड़ी को ख़त्म करेंगे। अब जब हम कंपेनिंग करने जाते हैं तो अक्सर हमने पहाड़ी लोगों को रोते हुए देखा, पहाड़ी औरतों को रोते हुए देखा। ये चेंज हमने देखी। वो कहती कि अगर ये लोगों ने हमने आज तक 40 साल हमसे ये वोट देते रहे, अगर ये फिर इक़्तिदार में आगे फिर हमारी एसटी को छीनेंगे तो ये कौन से लीडर हमारे थे। ये आज लोगों में ये तो। और दूसरी बात उसने कहा कि अगर मैं इक़्तिदार में आया, मैं यहाँ वो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के NC के, हाँ NC के, मैं यहाँ अगर इक़्तिदार में आया मैं आपको पोस्टर लगाऊंगा। फिर उसको लोगों ने कहा कि आप पोस्टर लगाओगे, हमें अपने बच्चों को लगाया बलाजम, हमारे बच्चों को लगाओगे पोस्टर। तो आज उसका वो जो शुशा है वो खत्म हो चुका है। थैंक यू आप लोगों का जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन ये 2014 में आखिरी बार असेंबली का चुनाव हुआ था और इस लोकसभा चुनाव में भी लोगों ने वोट डाला, लेकिन इस बार उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर चूँकि 10 साल बाद वोट करने जा रहा है तो बम्पर वोटिंग होगी। हालांकि अब साल दर साल रिकॉर्ड बढ़ ही रहा है वोटिंग का, जिससे ये पता चलता है कि घाटी में लोगों की दिलचस्पी इलेक्शन में बढ़ रही है।